चलो अभी आवाज जा रही है? सर आवाज तो आ रही है सर। 4 क्या बोले सर? 4 to 5 कि 4-5? 4-5 लिखा है बच्चा, इतना तो तुम लोगों को नहीं पता में नहीं हो। सीधा मैं बोल रहा हूँ, 5 पैदा होते हैं और 5 मर जाते हैं, तो 4 to 5 हुआ ना जी। अभी से ना 5। आवाज कट कट के आ रहा है सर। जन्म की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। बर्थ रेट हाई होता है, डेथ रेट कम होता है। डेथ रेट इज लेसर देन द बर्थ रेट। इसी के कारण जनसंख्या के आकार को कर रही है। तीसरी अवस्था में बर्थ रेट सर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। नियंत्रित। हाँ सर, एक भी आवाज नहीं। तो हो सकता है कि कुछ दिखाई भी ना दे। सर लगता है उसको नेट सर वीडियो भी पॉज हो रहा है और सुनाई भी नहीं दे रहा सर। हाँ, ये बार बार हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। जी सर। जबकि मेरा डेटा नहीं है। आवाज नहीं आ रहा था, पिक भी नहीं आ रही है सर। बीच भी आता है। क्या अभी आवाज जा रही है? यस सर, अभी आ रही है। ठीक है। पहला मैंने बताया था, पहली दिशा में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं। बर्थ रेट 5 के करीब में होता है सामान्यतः, एग्जाम्पल के तौर पे, तो डेथ होती है। तो जनरली 1 की वृद्धि हो जाती है, 1% की वृद्धि पाई जाती है। तो बर्थ रेट जो होता है डेथ रेट से ज्यादा होता है, और यही कारण है कि इसमें कि समाज में विकास के कारण, मेडिकल सुविधाओं के, चिकित्सीय सुविधाओं विकसित होने के कारण बर्थ रेट और दोनों नियंत्रित होते हैं। तो इस कारण से नियंत्रित होते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम था, ठीक है। तो थॉमसन का एक विकासशील देश का स्टडी था भी के बाद। और सर आवाज नहीं आ रही है सर। अरे अभी तो बोल ही नहीं रहा हूँ, अभी आ रही है? सर नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आधा कट के आ रहा है। तो क्लास छोड़ देते हैं। सही नहीं है आज। नेटवर्क सब लोग खराब है। इसमें प्रश्न कैसे पूछेंगे? इंटरनेट डाउन है सर आज आपका? नहीं, मेरा मोबाइल यूज ही नहीं हुआ है, इंटरनेट कहाँ से डाउन होगा? सर इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा सर? इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। पहला क्वेश्चन यही आता है, ठीक है। तो 3 नाम आते हैं, थॉमसन, नोटेस्टिन और ब्लेकर, ठीक है। अब इसमें से तीनों नाम दे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए थॉमसन और नोटेस्टिन, ये दोनों के दोनों संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं का जिक्र करते हैं। जो थॉमसन है ये 1909 में दिया था यूरोपीय देशों के अध्ययन के आधार पर। नोटेस्टिन ने भी 3 भाग में बांटा था, ठीक है। तो थॉमसन ने शिला का अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था में समाज का विकास होता है। पहली अवस्था में लोगों को अपने जन्म दर और मृत्यु दर पर खुद का नियंत्रण नहीं होता है। जन्म दर तो मृत्यु दर पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता है। तो क्या होता है कि थोड़ा सा समाज विकास करने लगता है, प्रौद्योगिकी विकास हो जाता है, इसके कारण मृत्यु दर
तो इसके चलते लेकिन जन्म दर पर नियंत्रण नहीं होता है, जन्म दर वैसे ही बनी रहती है और मृत्यु दर नियंत्रण होती है। यह अधिक विकास की अवस्था होती है और इस काल में जन्म दर पर भी नियंत्रण पाया जाता है और एक तरह से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों संतुलित वे होते हैं। आवाज कट गया। सर बहुत कुछ भी नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं ड्रॉप कर देते हैं, ये प्रॉब्लम बार बार होती है। ठीक है, तो क्लास तो फ्लाइट मोड करके सर ऑन कीजिए सर। चलो जैसा तुम कहो। सर वीडियो स्टॉप हो गया है। सर वीडियो स्टॉप है। चलो ठीक है, तो थॉमस के बाद आते हैं नोटेस्टिन और नोटेस्टिन भी वही बात बताते हैं कि जनसंख्या की दशा जो होती है जन्म दर और मृत्यु दर का प्रतिफल होती है। लेकिन इन्होंने जो 3 दशाओं में बांटा था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को, वो ये था कि पहला था प्री ट्रांजिशनल, ठीक है, दूसरा था ट्रांजिशनल और तीसरा था तुम्हारा पोस्ट ट्रांजिशनल। मतलब प्री संक्रमण के पहले की अवस्था, संक्रमण की अवस्था और संक्रमण के बाद की अवस्था। ठीक है, प्री ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल एंड पोस्ट ट्रांजिशनल, ये 3 अवस्था में इन्होंने बांटा था। प्री ट्रांजिशनल में इन्होंने साफ बताया था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहती है, जिसके चलते वृद्धि दर बहुत कम होती है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम होती है। दूसरी अवस्था जो है, इसमें उन्होंने साफ कहा था कि जन्म दर लगभग स्थिर बनी रहती है, लेकिन मृत्यु दर में काफी तेजी से गिरावट आती है। ठीक है, मृत्यु दर बहुत तेजी से कम हो जाती है, जबकि बर्थ रेट जो है ये स्थिर बनी रहती है। यहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों उच्च होते हैं, दोनों उच्च। ठीक है, ये होते सर हैं। थॉमसन का है ना सर? आए ये ये कहते हैं नोटेस्टिन का है, नोटेस्टिन, ठीक है, का है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि संक्रमण की पहली अवस्था, संक्रमण पूर्व अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च बनी रहती है, जिसके चलते क्या कहते हैं जनसंख्या वृद्धि नहीं होती है। लेकिन जब ट्रांजिशनल पीरियड होता है, यानी समाज बदल रहा होता है, समाज में आर्थिक और तकनीकी विकास काफी जोरों से तेजी में होते हैं, तो उस कंडीशन में डेथ रेट तो कम हो जाती है, लेकिन बर्थ रेट वही जो पहले वाली दर है उसी पर बनी रहती है। परिणाम ये होता है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, तीव्र आर्थिक विकास, तकनीकी विकास बहुत ज्यादा हो जाता है, और जिसके चलते बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है, दोनों नियंत्रित होते हैं और इसके कारण जनसंख्या
एकदम स्थिर गति से बढ़ती है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं पाया जाता है, बहुत तेज वृद्धि नहीं होती है, दोनों कम हो जाते हैं और दोनों स्थिर बने भी रहते हैं, क्योंकि तकनीकी के आधार पर मृत्यु दर पर लगभग नियंत्रण पा लिया जाता है और इसी तकनीकी के आधार पर जन्म दर पर भी नियंत्रण पा लिया जाता है। इसलिए दोनों के दोनों जो है नियंत्रित वे में रहते हैं, जिसके चलते समाज में जनसंख्या के सभी सूचक लगभग स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं। यानी एक निश्चित दर से वृद्धि होगी, सबका सामाजिक आर्थिक स्तर जो है लगभग एक समान पाया जाएगा, सभी सामाजिक विकास की उच्च अवस्था में पाए जाएंगे, मानव विकास जो है ये भी ज्यादा पाया जाएगा। तो ये था इनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, जनसंख्या बहुत ही धीमी गति से बढ़ेगी या फिर बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, लेकिन इन्होंने कहीं नहीं कहा ताकि घटेगी, लेकिन आज के डेट में पाया जाता है कि कई यूरोपीय देशों में जनसंख्या घट रही, घटती दर से बढ़ रही। ठीक है, खैर, तो ये था तुम्हारा नोटेस्टिन का क्लासिफिकेशन। नोटेस्टिन के क्लासिफिकेशन के बाद आता है ट्रिवार्था का क्लासिफिकेशन। इसको मिटा दो। यस सर। नोटेस्टिन के बाद आता है ट्रिवार्था। और इन्होंने भी तीन अवस्थाओं में जनसंख्या को बांटा, जनसंख्या संकुल को तीन अवस्थाओं में बांटा। एक तो पूर्व औद्योगिक, प्री इंडस्ट्रियल, दूसरा है पूर्व पश्चिमी, अर्ली वेस्टर्न, और तीसरा है तुम्हारा आधुनिक पश्चिमी। मॉडर्न वेस्टर्न। देखो यहां शब्द से ही सारे व्याख्या हो जाते हैं। पूर्व औद्योगिक यानी औद्योगिक क्रांति के पूर्व की अवस्था। इस कंडीशन में समाज जो होता है आदिम समाज होता है, सारी की सारी चीजें, क्रियाएं, सामाजिक आर्थिक क्रियाएं जो है परंपरागत होती हैं और परंपराओं द्वारा नियंत्रित होती है, जिसके कारण क्या होता है कि इस पूर्व औद्योगिक में जनसंख्या जो है वह, उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च पाई जाएगी। ठीक है, और जनसंख्या विकास अनियंत्रित या असंतुलित होगा। बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों उच्च, जनसंख्या विकास अनियंत्रित होगा। ये होता है पूर्व औद्योगिक में, यानी किसी भी देश में औद्योगिक क्रांति के, औद्योगिक विकास के प्रारंभ के पहले की अवस्था को पूर्व औद्योगिक कहते हैं। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च पाए जाते हैं, त्रिवार्था। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा पूर्व पश्चिमी। यहां पर पश्चिमी शब्द का जो अर्थ है यह औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को दिखाता है। ठीक है, औद्योगिक विकास की अवस्था को दिखाता है। तो एक तरह से यानी पश्चिमी देशों को दिखाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों में कि अब पश्चिमी देश इस तरह से विकास की अवस्था में बहुत आगे हैं, उस अवस्था में आने के पहले यानी कि विकास हो रहा है, सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन विकास करके हम उस स्टेज तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं जिस स्टेज में पश्चिमी देश यानी यूरोपीय देश पहुंच चुके हैं। तो यूरोपीय देशों के विकास की अवस्था में आने के पहले औद्योगिकरण हो चुका है, लेकिन औद्योगिक और तकनीकी विकास इतना ज्यादा नहीं हुआ है कि हम विकसित कहलाए। कहने का मतलब साफ है। तो विकसित होने के पहले की अवस्था को उन्होंने पूर्व पश्चिमी कहा, यानी पश्चिमी देशों की अवस्था में आने के पहले की अवस्था। ठीक है, इसलिए ये वर्ड यूज किया था। तो उस अवस्था में आने के पहले की अवस्था को हम कहते हैं विकासशील अवस्था। क्या कहते हैं? विकासशील। और इस विकासशील अवस्था में
कोई भी देश किसी भी देश में सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी रहती है, औद्योगिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी रहती है, जिसके चलते डेथ रेट जो होता है ये लगभग नियंत्रित कर लिया जाता है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई होता है, उच्च होता है, जिसके चलते जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और यही काल जो है जनसंख्या विस्फोट का काल होता है। यही काल जो है जनसंख्या विस्फोट का काल होता है पूर्व पश्चिम। ठीक है, आधुनिक पश्चिम में क्या होता है कि बर्थ रेट प्लस डेथ रेट दोनों के दोनों नियंत्रित हो जाते हैं चिकित्सीय सुविधाओं के विकास के कारण, औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रियाओं के कारण, जिसके चलते जनसंख्या संतुलित गति से संतुलित अवस्था को प्राप्त कर लेती है। ना तो ज्यादा तेजी से वृद्धि होती है, ना ही कमी, बल्कि लगभग इस स्थिति को प्राप्त करती है। ये था तुम्हारा त्रिवार्था का क्लासिफिकेशन। तो अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक ये देखा कि जितने क्लासिफिकेशन है, चाहे थॉमस का हो, चाहे नोटेस्टिन का हो, चाहे त्रिवार्था का हो, तीनों ने एक ही तरह की बात कही थी और बात ये कही थी कि किसी भी देश में जनसंख्या संक्रमण जो है वो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली जो अवस्था होती है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। जनसंख्या संक्रमण पर कोई भी ह्यूमन कंट्रोल नहीं होता है, आदमी उसको नियंत्रित नहीं कर सकता है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि बहुत अनियंत्रित होती है। कभी जनसंख्या मृत्यु दर कम हो गई, प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम रहा, मृत्यु दर कम हो गई, तो उस कंडीशन में जनसंख्या तेजी से बढ़ी हुई मालूम पड़ती है। लेकिन जैसे ही प्राकृतिक आपदाएं हावी हो जाती हैं, मानव डेथ रेट को नहीं रोक पाता है, वैसे ही जनसंख्या घट भी गई। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अनियंत्रित स्वरूप देखने को मिलता है जनसंख्या विकास का। दूसरी अवस्था जो होती है प्रौद्योगिकी विकास की अवस्था होती है। समाज में प्रौद्योगिकी के विकास के कारण आर्थिक विकास की प्रक्रिया तीव्रता तेजी पकड़ती है। सामाजिक जीवन यापन स्तर की प्रक्रिया तेजी पकड़ती है। हर लोग बेहतर कंडीशन पाने की, सामाजिक कंडीशन, सामाजिक हिस्साओं को पाने की होड़ में लगा होता है, जिसके चलते अच्छा दूसरी बात यह होती है कि सामाजिक मान्यताएं और परंपराएं टूटने लगती हैं, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट करती हैं द्वितीय अवस्था में। और परिणाम ये होता है कि एक तरफ चिकित्सीय विकास, औद्योगिक विकास का प्रभाव, दूसरी तरफ सामाजिक पारंपरिक रीति रिवाजों, मान्यताओं के टूटने के कारण टूटने के कारण बर्थ रेट तो नियंत्रित नहीं होता है, लेकिन मृत्यु दर पर जरूर नियंत्रण पा लिया जाता है। लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए क्या करते हैं कि आधुनिक तरीकों का उपयोग करते हैं, आधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं का उपयोग करते हैं। परिणामतः मृत्यु दर में एकाएक कमी आती है। और यही मृत्यु दर की कमी, लेकिन जनसंख्या मृत्यु दर में कमी नहीं आती है। मृत्यु दर में कमी आ गई और जनसंख्या मृत्यु दर उच्च, उसी अवस्था में उच्च दर से बनी रही है। परिणाम ये होता है कि जनसंख्या बहुत तेजी से, ठीक है, इन तीनों का कंक्लूजन यही है। और तीसरी अवस्था जो होती है यह सामाजिक आर्थिक विकास की पूर्णता की अवस्था होती है। इसमें लोग ज्यादा बच्चे पैदा ही नहीं करते हैं, ठीक है, ताकि किसी तरह का उनको कष्ट हो आगे चलते, ठीक है। और इस तरह से इसमें डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों नियंत्रित होता है। अब आते हैं इसके बाद हम ब्लेकर का जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, ये 1947 में देते हैं अपना क्लासिफिकेशन 1947, और कुल 5 अवस्थाओं का जिक्र करते हैं कि जनसंख्या संक्रमण जो है इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जो होती है ऊंची स्थिरता की अवस्था, हाई स्टेबिलिटी, हाई स्टेबिलिटी। दूसरी अवस्था जो है अर्ली एक्सपेंडिंग, यानी शीघ्र बढ़ने वाली, अर्ली एक्सपेंडिंग।
तीसरा है धीरे धीरे बढ़ने वाले, लेफ्ट एक्सपेंडिंग। चौथा है आपका लो स्टेशनरी, मतलब कि नीची स्थिरता वाली। डिक्लाइनिंग स्टेज। तो ये 5 अवस्थाओं का इन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, अब आते हैं इन 5 अवस्थाओं में। तो पीसी ब्लेकर जो है ये साफ कहते हैं कि 5 अवस्थाओं में जनसंख्या का विकास होता है। पहली अवस्था जो होती है उच्च स्थिरता की अवस्था होती है, क्योंकि इसमें बर्थ रेट जहां, ठीक है, बर्थ रेट जहां 45 पर 1000 पाया जाता है, वहीं डेथ रेट जो होती है 40 पर 1000 पाई जाती है। अब सोचो 1000 में 45 अगर पैदा होते हैं तो 1000 में 40 मर जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इस अवस्था में समाज में चिकित्सीय सुविधाएं विकसित नहीं होती हैं। लोग जादू टोना, झाड़ फूक या फिर आयुर्वेदिक प्रणाली इस सब पर निर्भर करते हैं, वो भी आयुर्वेदिक प्रणाली सभी को उपलब्ध नहीं रहती है। दूसरी बात कि समाज रूढ़िवादिता और परंपराओं से बंधा हुआ होता है। तीसरी बात ये होती है कि यहाँ पर औद्योगिक विकास कहीं नहीं देखने को मिलता है, प्रौद्योगिकी विकास कहीं नहीं देखने को मिलता है, विज्ञान का विकास कहीं नहीं देखने को मिलता है। चौथी बात ये होती है कि इस समय क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं शुरू से आज तक कायम रही हैं, हमेशा बाढ़, सूखा इस सब का प्रभाव रहता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे विश्व में कहीं बाढ़ और सूखा का प्रभाव न हो। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, लगातार कायम रहती है। प्रकृति का नियम है आपदाओं का क्रिएशन। इसी में कभी कभी कुछ देशों में खास तरह की बीमारियां फैल जाती थी, जैसे इंडिया में 1921 के पहले या 21 तक प्लेग का फैलना, दुर्भिक्ष का फैलना, ये बड़ी संख्या में इसके चलते लोग मर जाते थे, गांव के गांव मर जाते थे, ये स्थिति। ठीक है, और चिकित्सा के नाम पे कोई बेहतर सुविधा नहीं, लोग झाड़ फूक, जादू टोना या फिर क्या कहते हैं आयुर्वेदिक दवाओं पर निर्भर करते थे, और वो भी सभी को उपलब्ध नहीं रहती थी। तो इस कंडीशन में बर्थ रेट जितनी ऊंची है, डेथ रेट भी उतनी ही ज्यादा है, जिसके चलते लगभग 1% की वृद्धि ही पाई जाती थी। मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट था, ठीक है, ग्रोथ रेट ये 1% का पाया जाता था। ठीक है, पूरी तरह से कृषि प्रधान समाज था, आर्थिक पिछड़ापन था। ठीक है, सामाजिक रूढ़िवादिता कायम रहती थी, आपदाओं का प्रभाव ज्यादा हुआ करता था, इसलिए शिशु मृत्यु दर इस साल में बहुत ज्यादा हुआ करते थे। संक्रामक बीमारियां, इसी में युद्ध भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, प्लेग फैल जाए, ये सारी ऐसी थी जो मृत्यु दर को सबसे ज्यादा बढ़ाती थी। बर्थ रेट तो था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मृत्यु दर के कारण जो थे ये थे दुर्भिक्ष, अकाल, आपदा। ठीक है, चिकित्सा सुविधाओं का न होना, समाज के अच्छा बर्थ रेट को नियंत्रित करने में और मतलब कि बढ़ाए रखने में सामाजिक रीति रिवाज की मान्यताएं ज्यादा हुआ करती थी। लोग बुढ़ापे में सहारा के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते थे कि कोई एक तो हमारा ख्याल रखेगा, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर काम करने लायक रह नहीं जाता है। ठीक है, आदमी पूरी तरह से निर्भर जनसंख्या होती है, वृद्धों की जनसंख्या पूरी तरह से एक निर्भर जनसंख्या, डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। जैसे बच्चे डिपेंडेंट होते हैं वैसे ही वृद्ध भी डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए वो अपनी बच्चों की संख्या बढ़ाकर रखना चाहते थे। अब उसी में डेथ रेट भी ऊंची रहती, पता नहीं कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसलिए भी जन्म दर उच्च हुआ करती थी। तो ये ब्लेकर ने सामाजिक मतलब कई देशों का इन्होंने भी अध्ययन किया था, तब इस बात को इन्होंने रखा था। इसके बाद आती है शीघ्र बढ़ने की अवस्था। शीघ्र बढ़ने की अवस्था जो है, इसमें क्या कहते हैं उच्च जन्म दर होती है, लेकिन मृत्यु दर तेजी से घटने लगती है, डिक्लाइनिंग रेट होता है। और इस दोनों
जन्म दर जो है, बर्थ रेट जो है, ये 30 से 40 प्रति हजार होती है। तो डेथ रेट जो है वही, मतलब कि चिकित्सा सुविधाओं के विकास के कारण, औद्योगिक विकास के कारण, तकनीकी विकास के कारण जो डेथ रेट है वह जो है 15 से 20 प्रति हजार हो जाती है। तो अब देखिए 15 की वृद्धि हो रही है, यहां 5 की वृद्धि, 5 पर 1000 की वृद्धि हो रही थी, ठीक है। तो यहां पर 15 से 20 व्यक्ति प्रति 1000 पर वृद्धि हो रही है। इसके कितना हो गया, 3 से 4 गुना वृद्धि। आपको साफ दिख रहा है कि जैसे ही चिकित्सीय सुविधाएं विकसित होना स्टार्ट होती हैं, प्रौद्योगिकी विकास होने लगता है देश में, वैसे ही यह डेथ रेट का एक घट जाता है। और वार्षिक वृद्धि दर की अगर हम बात करें, ठीक है, वार्षिक वृद्धि दर तो ये हो जाता है 2 से 3%, सीधा 2% से 3% हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है। औसत परिवार जो होता है 4 से 6 बच्चे, 4 से 6 बच्चों का परिवार विकसित हो जाता है, ठीक है। ये चीजें होती हैं। तो अच्छा, दूसरी बात, दूसरी तरफ ये होता है कि चूंकि यहाँ पर तकनीकी विकास ज्यादा होता है, तो एक तरफ चिकित्सीय क्षेत्र में भी विकास होता है, दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र में भी विकास होता है, हाइब्रिड ज्यादा यूज होने लगते हैं। तो खाद्यान्न की जो कमी पहले हुआ करती थी, लोग बहुत तो भूखे पहले मरते थे दुर्भिक्ष के कारण, अब खाद्यान्न पर्याप्तता की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो खाद्यान्न पर्याप्तता अगर खाने के लिए पर्याप्त हो जाए तो वो भी जनसंख्या वृद्धि दर को तीव्र कर देती, ठीक है। तो ये चीजें हुआ करती थी, खाद्यान्न पर्याप्तता होने लगती थी, ठीक है। तीसरी अवस्था जो है वो आपका है लेट एक्सपेंडेंसी, ठीक है। और उस समय भारत जो है इसमें था, इसी अवस्था में था। लेकिन आज भारत इस अवस्था में नहीं है, इतना याद रखिएगा। जब ये थ्योरी दी गई थी 1947 में, तो उस समय भारत इस अवस्था में था, सेकेंड स्टेज में। लेकिन भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकतर देश, दक्षिण एशिया के अधिकतर देश, ये सारे के सारे इसमें शामिल थे। अब धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था, लेट एक्सपेंडिंग, इसमें क्या होता है कि जन्म दर में धीरे धीरे कमी आने लगती है, ठीक है, लेकिन मृत्यु दर तेजी से घटती है। डेथ रेट में तेजी से कमी और बर्थ रेट में धीरे धीरे कमी का आना स्टार्ट होता है, ठीक है। जो बर्थ रेट होता है 20 से 30 होता है, बर्थ रेट जो है यह 20 से 30 व्यक्ति प्रति हजार होता है। लेकिन वहीं पर डेथ रेट जो है ये घटकर तुम्हारा 10 से 15 व्यक्ति बढ़ जाता है, 10 से 15 व्यक्ति प्रति हजार हो जाता है। तो एक तरह से तुम देखो तो 10 से 15 व्यक्ति प्रति हजार की वृद्धि होती है। यहां पर 5 व्यक्ति प्रति हजार पहली अवस्था में, दूसरी अवस्था में 15 से 20 व्यक्ति प्रति हजार। यहां पर थोड़ा सा कम हुआ है तो 10 से 15 व्यक्ति प्रति हजार बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ अभी भी रहा है। इसीलिए कहा गया है कि इसमें डेथ रेट धीरे धीरे कम हो। समाज पर आधुनिक विकास का प्रभाव पड़ता है, परंपराएं टूट रही होती हैं, रीति रिवाज इग्नोर किए जाने लगे होते हैं, और उसी का रिजल्ट ये होता है कि बर्थ रेट भी धीरे धीरे कम होने लगता है। डेथ रेट तो कम हो ही गया है, बर्थ रेट भी धीरे धीरे कम होता है। और इसका परिणाम ये होता है कि पूरे समाज में 1% से 2% की वार्षिक वृद्धि पाई जाती है। जनसंख्या में होने वाली वार्षिक वृद्धि जो है वह 1 से 2% के बीच रहती है, ठीक है। फिर भी एक तरह से कहिए तो जनसंख्या तेजी से बढ़ होती है। कृषि का लगभग आधुनिकीकरण हो चुका होता है इस अवस्था में। औद्योगिक उन्नति और नगरीय उन्नति में भारी वृद्धि होती है इस अवस्था में, ठीक है। इसमें चीन, जब यह सिद्धांत दिया गया था उस समय चीन इसी अवस्था में था।
भारत इसके ठीक पिछली अवस्था में, चीन उसके ठीक अगली अवस्था में, ठीक है, इसी अवस्था में था। इसके अलावा बहुत सारे देश दक्षिण अमेरिका के और शीतोष्ण कटिबंधीय देश इसमें शामिल थे, ठीक है। इसी को अर्ली वेस्टर्न या नोटिस नोटिस मतलब कि त्रिवार्था का जो अर्ली वेस्टर्न है, त्रिवार्था का अर्ली वेस्टर्न और नोटेस्टिन का ट्रांजिशनल, ये थोड़ा लेटर्स दिखाई नहीं पड़ेंगे, पूछ लेना, ठीक है। इसी अवस्था में आते हैं, धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था में, ठीक है। इसके बाद आइए, अगला है लो स्टेशनरी, यानी बहुत धीमी, मतलब कि स्टेशनरी मतलब होता है स्थिरता, तो कम स्थिरता या नीची स्थिरता की अवस्था। इसमें क्या होता है कि बर्थ रेट जो होता है 10 से 15 व्यक्ति होता है। बर्थ रेट जो है ये 10 से 15 व्यक्ति प्रति 1000 पाया जाता है, जबकि डेथ रेट जो होता है वह आपका 10 प्रति 1000 पाया जाएगा। तो एक तरह 0 से लेकर 5 व्यक्ति प्रति 1000 बढ़ रहे हैं, ये इसकी ग्रोथ रेट है, ठीक है। 0 से लेकर 5 व्यक्ति ही बढ़ रहे हैं, यानी कि लगभग 1% से कम या 1% के करीब वार्षिक वृद्धि दर पाई जाएगी, ठीक है। इसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूएसए, कनाडा, ये सारे मतलब कि रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जापान, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूएसए, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे विकसित देश इसी अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद है ह्रासोन्मुख, यानी कि यहां पर नीची स्थिरता वाले में होता क्या है कि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जन्म मृत्यु दर पर तो पूर्ण नियंत्रण पा ही लिया जाता है, जन्म दर पर भी पूर्ण नियंत्रण पा लिया जाता है। त्रिवार्था का जो मतलब कि त्रिवार्था नोटेस्टिन का जो तीसरी अवस्था थी वो इसको इंडिकेट करती है, ठीक है, नीची लो स्टेशनरी स्टेज को इंडिकेट करती है। यानी मॉडर्न वेस्टर्न आपका त्रिवार्था का और नोटेस्टिन का पोस्ट ट्रांजिशनल पीरियड जो है इसी अवस्था को दर्शाता है। इन विद्यालयों के बाद एक और अवस्था की कल्पना इन्होंने की थी ब्लेकर ने, और वो है ह्रासोन्मुख अवस्था, डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज जो होती है ये इसमें निम्न मृत्यु दर और जन्म दर दोनों काफी निम्न मतलब कि रेट में पहुंच जाते हैं, और जन्म से मृत्यु दर कहीं ज्यादा होती है, ठीक है। डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट हो जाती है। नियंत्रित तरीके से काफी मेडिकल का सुविधाओं का विकास इतना हो जाता है कि जन्म दर तो बढ़ती ही नहीं है, मृत्यु दर ही कुछ इंक्रीज रहती है, ठीक है। और मृत्यु दर इसलिए होती है कि वृद्धों की तो मृत्यु होगी, चाहे आप कितना भी मेडिकल फैसिलिटी का उपयोग करें, लोग लंबी आयु जीते हैं, और लेकिन यहाँ पर बर्थ रेट बड़ा कम कर लेते हैं, जिसके चलते परिणाम ये होता है कि वृद्धों की मृत्यु ज्यादा होने लगती है, ठीक है। और वही डेथ रेट को दिखाती है, जितने वृद्ध मरते हैं उससे कम ही बच्चे पैदा होते हैं। सारे के सारे बच्चे एक बहुत लंबी आयु जीते हैं। जैसे तुम्हारा फ्रांस, आज के डेट में फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, जापान है, ये सारे देश में तुम जाके देखोगे, अभी कल ही लिखाया था कि माइनस में मतलब कि में जनसंख्या जा रही है, बढ़ ही नहीं रही है। ये है ह्रासोन्मुख अवस्था, ठीक है। इसमें परिवार नियोजन और उसके साधनों का व्यापक प्रयोग होता है, बर्थ रेट बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अच्छा, लोग लंबी आयु जीते हैं, और लंबी आयु जीने के बाद
उनकी मृत्यु होती है। तो बर्थ रेट हो नहीं रहा है, डेथ ही होगा, जो वृद्ध होंगे उन्हीं की डेथ होगी, इसलिए डेथ रेट हमेशा बर्थ रेट से इस अवस्था में हाई हो जाता है। ठीक है, तो फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये सब जो है, जापान, ये सब जो है माइनस में जा रहे हैं अभी वर्तमान। तो ये था तुम्हारा ब्लेकर का 5 अवस्थाओं का जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। मेरे ख्याल से लिख लिए होंगे। ये नोटेस्टिन का सिद्धांत था। इसी को नोटेस्टिन ने, इसका मैं ग्राफ बना देता हूं, इसको लिख लो अगर नहीं लिखे हो तो। अभी तो आवाज ठीक जा रही है ना जी? यस सर। ठीक है। सर 4 नंबर में जो जिन देशों का नाम है वो अभी के हैं या फिर पहले के थे? पहले के। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूएसए, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब इसमें जब ये सिद्धांत दिया गया था 1947 में तब के हैं। लेकिन अब ये सारे के सारे देश लगभग इस 5वीं अवस्था में प्रवेश कर गए हैं। और ये इंडिया यहां से निकल के यहां पहुंच गया है, जहां चीन था वहां पहुंच गया है। ठीक है, लेकिन चाइना अभी भी इसी स्टेज में है। चाइना, हाँ सॉरी, नहीं, चाइना एक स्टेज आगे बढ़ गया है। मेरे ख्याल से इंडिया चौथी अवस्था में घुसने वाला है या घुस चुका है। अगर रिसेंट डेटा को देखें तो इसमें जनसंख्या वृद्धि दर लेस देन 1%। हो जाए तो बताना। हो गया सर। हो गया सर। ब्लेकर ने ही इसको कहा कि हाँ, इस सिद्धांत को 3 अवस्था और 5 प्रकार में बांटा। ठीक है, सर किसने बांटा सर? ब्लेकर।
ये लाइन जन्म दर की है, ये लाइन मृत्यु दर की है, और इसके बीच का ये जो स्पेस है ये टोटल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को दिखाता है। जनसंख्या आकार या जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं, इसको ये दिखाता है। ठीक है, इसमें से ये हो गया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और ये हो गया टाइप 5। ये 5 प्रकार जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, ठीक है, जो 3 अवस्थाओं और 5 प्रकारों में बटा हुआ था। ठीक है, लिखा। तो जो पहला प्रकार है, ठीक है, ये था तुम्हारा आदिकालीन जनांकीय। हाँ, आदिकालीन जनांकीय अवधि। जो दूसरा टाइप है, दूसरी अवस्था, ठीक है, इसमें 3 टाइप है। पहला टाइप है प्रसरणशील तथा युवा जनांकीय अवधि। परवर्ती जनांक प्रसरणशील अवधि। चौथा टाइप को कहा है उसने निम्न परिवर्तनशील। या परिपक्व जनांक की। ठीक है, जनसंख्या की शून्य वृद्धि की अवस्था। इस तीनों टाइप के लिए ये नाम उपयोग किए गए थे, सॉरी, 5 टाइप के लिए। ठीक है, अब रहा सवाल कि इसमें प्रमुख ऐसी क्या बातें हैं जो होता है। तो आदिकालीन जनांकीय जो अवधि है, इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों पाई जाती है। ठीक है, और धीमी जनसंख्या वृद्धि। इसके डेटा मैंने शुरू में लिखा दिए हैं, केवल यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा देता हूं। उच्च बर्थ रेट एंड डेथ रेट तथा धीमी जनसंख्या वृद्धि, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। इस उच्च डेथ रेट का कारण जो है, ठीक है, डेथ रेट का जो कारण है वह है अकाल, दुर्भिक्ष, ठीक है, आपदा, भोजन की कमी,
चिकित्सा अभाव, ये डेथ रेट के प्रमुख कारण होते हैं इस अवस्था में। दिखाई भाई पड़ रहा है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है। जो दूसरी अवस्था होती है, यह औद्योगिक क्रांति के कारण परिवहन, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र, चिकित्सा क्रांति की अवस्था होती है। औद्योगिकी क्रांति के कारण कृषि, उद्योग, परिवहन, चिकित्सा में क्रांति की अवस्था। और यही चीजें, चूंकि क्रांति सभी से पहले होती है औद्योगिक क्रांति, प्रौद्योगिकी क्रांति, और ये प्रौद्योगिकी क्रांति जो है इन सभी क्रांतियों को बढ़ा देती है, चाहे वह चिकित्सा में हो, चाहे कृषि में हो, चाहे उद्योग में हो या फिर परिवहन में हो, इन सभी में क्रांति ला देती है, सभी में विकास होता है। तो सभी में विकास के चलते उसका प्रभाव समाज पर बड़ा व्यापक पड़ता है, सारे के सारे लोग इससे लाभान्वित होते हैं। बर्थ रेट जो होती है शुरुआत में कहीं कंट्रोल नहीं होती, ये देखो बर्थ रेट की लाइन शुरुआत में कहीं कम नहीं हुई है, मतलब कि इस द्वितीय चरण के बाद, द्वितीय प्रकार के बाद ये कम होना स्टार्ट होती है, लेकिन तृतीय में पहुंचने के बावजूद भी अभी आधे ही घटी है। तृतीय से चतुर्थ में पहुंचती है जब, तब ये पूरी तरह से घट चुकी होती है। तो ये बर्थ रेट की स्टेज है, ठीक है। बर्थ रेट द्वितीय प्रकार से घटना स्टार्ट करती है, पूरा द्वितीय प्रकार का टाइम जो है इसके घटने में आधा ही घट पाती है, और द्वितीय से तृतीय के बीच में ये पूरा का पूरा घट के मृत्यु दर के करीब में आती है। तो जहां पर तुम देखो, यहां से यहां तक का समय, यहां से यहां तक का समय मृत्यु दर के घटने का समय है, लेकिन यहां से यहां तक का समय जो है वो जन्म दर के घटने का समय है। और यही जो अंतर है, ये यहाँ का अंतर और ये यहाँ का अंतर, इसके बीच में ये जो हिस्सा है यही जनसंख्या विस्फोट का काल है। किसी भी देश में जनसंख्या विस्फोट का सबसे प्रमुख काल यही होता है, और एक बार जो ये जनसंख्या आकार पा लेता है फिर कहाँ कम होता है। अगर उसके बाद नियंत्रित भी कर दे जनसंख्या की वृद्धि दर को, तो कुल जनसंख्या की अधिकता के कारण अगर एक एक बच्चे भी पैदा होने लगे तो बड़ी संख्या में बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है इसका प्रभाव। तो खैर प्रसरणशील अवस्था को देखें, ये प्रसरणशील या युवा अवस्था जो होती है, जनसंख्या विस्फोट का क्रांतिक काल का प्रारंभ होता है, जनसंख्या विस्फोट का प्रारंभिक काल। विस्फोट का प्रारंभिक काल होता है, ठीक है। जन्म दर उच्च बनी रहती है लेकिन मृत्यु दर में तेजी से कमी आती है, ठीक है। हाई बर्थ रेट बट डेथ रेट में तेजी से कमी, ये इसका सबसे बड़ा कारण होता है। तो जनसंख्या विस्फोट का प्रारंभिक काल और उसका कारण ये है, ठीक है। इसी तरह से अगली अवस्था प्रवृत्ति प्रसरणशील की अवस्था होती है, और प्रवृत्ति प्रसरणशील जनांकी की अवस्था जो होती है, जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख काल कहिए या मध्य काल कहिए। ये मृत्यु दर में मिटा देता हूं, मृत्यु दर को यहां लिख देता हूं।
ठीक है। ये जनसंख्या विस्फोट का मध्यकाल होता है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या, इसको हम सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का काल भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें घटती जन्म दर और निम्न वृद्धि दर, घटती जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, इसका कारण होता है घटती जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, डेथ रेट। इसके बाद आता है चौथा प्रकार, फोर्थ टाइप। इसमें वृद्धि जनसंख्या वृद्धि चरण के पूरा होने का काल होता है। ठीक है। मृत्यु दर निम्न स्तर को प्राप्त कर चुकी होती है, जबकि जन्म दर निम्न स्तर को प्राप्त करने वाली होती है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि निम्न बर्थ रेट और उच्च डेथ रेट को करिए। अति निम्न बर्थ डेथ रेट। बर्थ रेट तो निम्न होती है, लेकिन मृत्यु दर अति निम्न होती है। यही इसका प्रमुख कारण है। अति निम्न बर्थ रेट और डेथ रेट के कारण जनसंख्या की शून्य वृद्धि का काल ये होता है, टाइप 5। ठीक है। और यहां से अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनसंख्या विस्फोट की अवस्था इसमें से कौन है? तो जनसंख्या विस्फोट की अवस्था 2 है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट किस टाइप में पाया जाता है सर्वाधिक? तो वो है टाइप 3 में जनसंख्या विस्फोट सबसे ज्यादा होती है, जनसंख्या का आकार सबसे ज्यादा बढ़ता है। ठीक है।
द्वितीय और तृतीय प्रकार जो है ये जनसंख्या विस्फोट के सबसे बड़े काल है। हो गया? आवाज नहीं आ रही तुम लोग की? सिलेबस में और भी कुछ बचा है पॉपुलेशन ज्योग्राफी में? सर विश्व जनसंख्या की समस्याएं बाकी रह गया सर। समस्याएं? यस सर, विश्व जनसंख्या की समस्याएं। तो जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो समस्या क्या क्या पैदा होगा? खाद्यान्न की बीमारी कमी, होगा, उसके बाद रोजगार की कमी, रोजगार की आर्थिक कमी, विकास भूखमरी, उसके बाद रहन सहन, वेशभूषा। उत्पन्न बढ़ेगा, मानव विकास में कमी आएगी। सर तो इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा? जैसे मान लीजिए विश्व जनसंख्या की समस्या में अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस टाइप से आएगा क्वेश्चन? अब देखो, पहले सबसे पहले तो तुम ये जानो कि समस्या क्या है। समस्या जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण सबसे पहले भोजन की समस्या घटेगी। तो अभी कहाँ कहाँ भुखमरी की स्थिति है, कुपोषण कहाँ में कौन सा देश सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह से सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होगा। तो सामाजिक आर्थिक विकास यानी गरीबी। तो यहाँ क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा कि गरीब सबसे गरीब स्टेट कौन है, ठीक है। तो आपको इसी रेफरेंस में ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं कि इसके कारण क्या क्या प्रभाव हो, जनसंख्या वृद्धि के चलते क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं हमारे समाज में, उसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम स्थिति बनती है। जैसे गरीबी का बढ़ना, बेरोजगारी का बढ़ना, अशिक्षा, ये क्वेश्चन तो लगातार आ रहे हैं अभी कि सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ पर है, सबसे ज्यादा भूखमरी कहाँ पर है, सबसे कम एसडीआई कहाँ पर पाया जाता है। ये सारा इसी चीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि होती है तो मानव विकास सूचकांक में कमी पाई जाती है, ये दिखाना है। और अगर कहीं मानव सूचकांक विकास सूचकांक में बढ़ोतरी हो गई तो ये समझ लीजिए कि जनसंख्या नियंत्रित हो गई, ठीक है। जितने विकसित देश है उनका मानव विकास सूचकांक एसडीआई स्कोर काफी ऊंचे है। और आपको पता है कि एसडीआई के 3 मानक हैं। पहला शिक्षा का स्तर, दूसरा पर जीवन प्रत्याशा और तीसरा है पर परचेजिंग कैपेसिटी। तो जीवन प्रत्याशा इसमें से जो है वो डिपेंड करती है मेडिकल फैसिलिटीज या डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन के ऊपर। इसके अलावा खान पान के ऊपर निर्भर करता है। कुपोषण में कमी के स्तर को दिखाता है जीवन प्रत्याशा। इसी तरह से पर कैपिटा परचेजिंग कैपेसिटी आपको ये दिखाता है कि आप में रोजगार पाने की क्षमता कितनी है या रोजगार बेरोजगारी का स्तर क्या है। बेरोजगारी का स्तर जितना नीचे होगा पर कैपिटा परचेजिंग कैपेसिटी उतनी ही अच्छी होगी लोगों, क्योंकि सबके हाथ में अगर रोजगार रहेगा तो परचेजिंग कैपेसिटी काफी अच्छी रहेगी। इसी तरह से शिक्षा का स्तर, अगर सारे लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है तो वो सारे लोग शिक्षित भी होंगे, वहां शिक्षा का प्रसार ज्यादा होगा। और जहां शिक्षा का प्रसार ज्यादा होगा वहां पर सभी तरह की मौलिक सुविधाओं का विकास होगा। ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट शिक्षा से होती है, न कि पर कैपिटा परचेजिंग कैपेसिटी से, ठीक है। शिक्षा एकमात्र ऐसी मतलब कि सारे विकास की जड़ है। सभी प्रकार के विकास शिक्षा पर ही आधारित है। तो वहाँ शिक्षा अच्छा हुआ, शिक्षा जहाँ अच्छा होगा वहाँ बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोग नौकरी में ना जाकर खुद के अपने व्यवसाय खोलेंगे और कहीं भी लोग बेरोजगार नहीं रह जाएंगे, ठीक है। और अगर ये स्थिति बनी रही तो स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बेहतर होंगी, स्वास्थ्य भी उनका बेहतर होगा क्योंकि उनका ख्याल अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी रहेगा। इसलिए शिक्षा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जनसंख्या वृद्धि के जो प्रभाव हैं, ठीक है, परिणाम हैं, वो परिणाम बताते हैं कि हमारा समाज कितना विकसित हुआ है, कितना विकसित नहीं हुआ। क्वेश्चन इसी से आएंगे। खास करके इसमें 3 चीजें लिख लीजिए। पहला नंबर एसडीआई, दूसरा नंबर बेरोजगारी का स्तर,
तीसरा नंबर गरीबी, चौथा सर। नंबर, अब इतना धीरे बोल रहे हैं आप, फिर भी तुमको बोलने की जरूरत पड़ती है। सर एक बार सर हम दूसरा ध्यान में था। गरीबी लिख लिए, सर 1 नंबर 2 नंबर सर। कोई याद नहीं है 2 नंबर क्या बोला था। बेरोजगारी। पहला नंबर बेरोजगारी का बेरोजगारी है, दूसरा बेरोजगारी है, थर्ड में एक गरीबी नंबर है। में क्या बोला था? 1 नंबर में क्या बोला था? FDI। SDI, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बाद था गरीबी, बेरोजगारी। इसके बाद क्या बोला था? कुपोषण और भुखमरी, कुपोषण और भुखमरी। सर इसका हेडलाइन क्या बोले पारिस्थितिकीय थे? और प्रदूषण। इसके बाद पारिस्थितिकीय अवनयन और प्रदूषण। हो गया। 5वां क्या है सर? तो देखो हम चौथा पांचवा करके नहीं बोल रहे हैं, एक तरफ से बोला, ठीक है। पांचवा शायद लास्ट में यही था ना जी, पारिस्थितिकीय अवनयन। पारिस्थितिकीय अवनयन और प्रदूषण सर। हाँ, और प्रदूषण, ये जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है, ठीक है। और इस पे मैं एक तुमको फ्लो चार्ट भेज दूंगा कि जनसंख्या के बढ़ने से और क्या क्या परिणाम होते हैं समाज में या हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। तो उसको तुम मेंशन कर लेना कहीं, उसकी एक फोटोकॉपी मैं भेज दूंगा फ्लो चार्ट की। तो बहुत सारी चीजें उससे क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं, ये केवल इसलिए नहीं लिखा है कि लिख के रख लेना। अब इसमें तुम्हारा काम यही रहा होमवर्क कि ये इसमें सबसे ज्यादा मतलब कि खराब स्थिति किसकी है, हाईएस्ट कौन है। अब जैसे गरीबी में सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है, ठीक है, ये आपको खोजना है। बिहार है कि झारखंड है कि उड़ीसा है। बेरोजगारी में सबसे बिलो लेवल पे कौन है, झारखंड उड़ीसा बिहार में ही कोई एक है, ठीक है। तो गरीबी बेरोजगारी की ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन देश सबसे आगे है, इंडिया की स्थिति क्या है, ठीक है, सबसे लोएस्ट कंडीशन किसकी है। ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें आगे भी पढ़ना है। इसी तरह से तुमको तुम्हारा क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय अवनयन। पारिस्थितिकीय अवनयन में सबसे बड़ी चीज है वन की स्थिति, मृदा का क्षरण, ठीक है। तो ये सारी चीजों के डेटा आपको तैयार करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा खोजिए, ठीक है। तो आपका काम रहा इसमें डेटा का खोजना, और हमें भी बताइएगा, ठीक है। कल मिलते हैं।